नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम चक्रव्यूह और चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है आज आपके अपने जाने पहचाने राव नरबीर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। शुक्रिया जनाब। बहुत हरियाणा के बढ़िया इलाके से आते हैं, गुड़गांव से, जैसे बहुत मलाईदार बताया जाता है, विभाग भी मलाईदार, पीडब्ल्यूडी का महकमा, और आजकल तो जो खबरें आ रही हैं वो भी गुड़गांव से ही आ रही हैं। आपकी सरकार को लेकर जो भी हलचल होती है दक्षिण हरियाणा के नाम पर हो रही है, कैसे देखते हैं इस सारी हलचल को? नहीं, आवाज़ तो हर जगह से आ सकती है, लेकिन दक्षिण हरियाणा से आजकल कुछ ज़्यादा आवाज़ आ रही है। ठीक बात है आपकी। दक्षिण हरियाणा के लोगों ने सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी को दी जी, तो वहाँ के विधायकों को और वहाँ के लोगों को भी उम्मीद ज़्यादा है कि हमारे यहाँ ज़्यादा काम हो, इसलिए विधायक कहते होंगे हमारे काम कुछ कम हो रहे हैं। 11 सीटें दे दी, 11 में से जो अधिकतर विधायक हैं वो तो अपना जो चाय पान है वो अलग करते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मुखालफत करते हैं, अलग मीटिंग्स होती है, अलग तरीके से आवाज़ उठाते हैं। जब राव नरबीर सिंह की बात आती है तो आप उनके हनुमान जी बन जाते हैं, संकट मोचक बन जाते हैं मनोहर लाल खट्टर साहब के। सारा जो विधायक दल है दक्षिण हरियाणा का वो एक तरफ और राव नरबीर सिंह एक तरफ, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी के साथ और ही विधायक कुछ का मनमुटाव हो सकता है काम के प्रति, कि मुख्यमंत्री सोचते होंगे मेरे ज़्यादा काम वो नहीं कर पाते होंगे, ये मैं मानता हूँ ऐसा होता होगा, लेकिन सारे विधायक नाराज हैं मुख्यमंत्री से, ऐसा नहीं। और अपनी आवाज़ उठाने का इस डेमोक्रेसी में हर एक को हक है। आपकी सरकार को बने पूरे 2.5 साल हो चुके हैं। ये जो सरकार है ये चल कैसे रही है? कछुए की चाल से चल रही है। अब आपके जो विधायक हैं शायद इसलिए परेशान हैं कि भाई 2.5 साल हो चुके, खर्चा पानी खूब किया था, चुनाव में खूब पैसा लगाया था, अब आपकी जो सरकार है वो तो ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए है, तो अगले 2 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे अगर लोकसभा के साथ चुनाव हो गए। तो घबराहट पैदा हो गई है विधायकों में कि भाई इतना पैसा लग चुका, कमाई कुछ नहीं हुई, तो अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे, किससे पैसे मांगेंगे? मेरा ये मानना है कि मनोहर लाल जी की सरकार में ये इच्छा तो पूरी 5 साल के बाद तक भी नहीं होगी कि मैं कुछ पैसा कमा सकूं जी, वो तो अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप पे आरोप ये लगते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, मेट्रो तक के रूट चेंज करवा लेते हैं। मुख्यमंत्री के सारे मंत्री और सारे विधायक नज़दीक होते हैं, और जहाँ तक मेट्रो चेंज कराने का सवाल है, ये मैं आपके इस मन से कह सकता हूँ कि इसमें नरबीर सिंह को पता भी जब लगा जब वो चेंज हो गया, और उसमें किसी पिछले दिनों अखबार में और टीवी में आपके यहाँ से भी चैनल से आई कि नरबीर सिंह ने ये बदलवाया रूट। वो रूट सिर्फ जो ग्लोबल सिटी जो रिलायंस को ज़मीन दी थी उस ज़मीन में से निकालने के लिए बदला गया है, किसी इंडिविजुअल आदमी को फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया। लेकिन फ़ायदे की बात तो जब होती है तो कहते हैं कि राव नरबीर सिंह पॉलिटिशियन बाद में है, बिजनेसमैन बड़े अच्छे हैं, वो ज़मीनें बेच देते हैं जो उनके काम की नहीं होती, वो ख़रीद लेते हैं जिनमें आगे कुछ प्रोजेक्ट आना होता है, तो अपना जो कार्यक्रम है वो सेट रखते हैं, बोलते कम है। अरे मुकेश जी, मैंने आज तक अपने जीवन में ज़मीन ऐसी कोई खरीदी ना, प्रॉपर्टी डीलर का मैंने काम किया। मेरी दादालाई ज़मीन ज़रूर है, अब भी मेरी ज़मीन रोड सेक्टर 71 और 73 के बीच में गई है। मुझे खुद सरकार का हुड्डा डिपार्टमेंट ने 21 करोड़ रुपए मुआवजा दिया है जी, जिसकी मैंने आज तक ज़मीन नहीं खरीदी। अब खरीदूंगा तो फिर आप जैसे चैनल वाले कह देंगे नरबीर सिंह ने ज़मीन खरीद ली। जब मेरी दादालाई ज़मीन सरकार एक्वायर करेगी तो उसका 1.5 साल में यदि मैं ज़मीन नहीं खरीदूंगा तो उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा। और यदि मैं ज़मीन आज ही हरियाणा में कहीं भी खरीदता हूं तो उस पर मुझे स्टाम्प ड्यूटी भी फ्री है सरकार की तरफ से, कि जिसकी ज़मीन सरकार एक्वायर करती है उसका 6 या 7% जो स्टाम्प ड्यूटी होती है वो भी माफ़ होता है। अच्छा, गुड़गांव में टोटल सेक्टर कितने हैं? 115। 115 में से आप जहां से विधायक के तौर पे चुन के आते हैं तकरीबन 100 सेक्टर मेरी विधानसभा में आते हैं। आप तो सबसे मलाईदार जो जगह है वहां से चुन के आते हैं। हरियाणा का सबसे रिचेस्ट हल्का और सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि नरबीर सिंह से एक भी आदमी ये कहे कि हजारों बिल्डर है मेरे यहाँ, कि नरबीर सिंह ने कभी किसी बिल्डर को बुलाया है। और एक बात और कहता हूं मैं इस मंच से कि नरबीर सिंह जब चंदा भी इलेक्शन में लेता तो छांट के लेता कि 13 लूंगा या 13 नहीं लूंगा। मैं अकेला एक ऐसा विधायक हूं, चंदा देने वालों की लाइन लगी रहती होगी नहीं, ये गलत बात है। मैं तो गरीब आदमियों से चंदा जरूर ले लेता हूं कि अमीर आदमियों को मैं काम ही ना कर पाऊं, इसलिए मेरा कल को बोझ ना पड़े, इसलिए मैं उनसे पैसे भी नहीं लेता। चंदे चुंदे की जरूरत पड़ती है आपको? एक बिल्डर भी वहां पे बड़ा सा आ जाए तो काम हो जाता है। आप आरोप भी लगे कि एक पर्टिकुलर बिल्डर को शय आपकी तरफ से मिली है, लोग उसके पीछे हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद प्राप्त है तो वो चल रहा है।
जो जायज़ काम करता मेरा सबको उनका आशीर्वाद है, और जो नाजायज काम करता सबके मैं खिलाफ रहता हूँ। और बिल्डर लॉबी से मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। एक भी आदमी आपके ये कहे बिल्डर कि नरवीर सिंह ने हमसे कोई चाय पीने की भी कोशिश करी या हमें बुलाया भी हो, तो मैं राजनीति से त्यागपत्र दे दूँ। लेकिन जो आपके साथ लगते इलाके के विधायक हैं जो आजकल सुर्खियों में हैं, उमेश अग्रवाल साहब, वो बार बार आप ही का नाम लेते हैं, क्यों? मैं वहाँ से मंत्री हूँ और उमेश अग्रवाल जी गुड़गांव से विधायक हैं। उनका काम थोड़े कम होते हैं, हो सकता है कि जो उम्मीद उन्हें लगाई कि मेरे सारे काम होंगे। मैंने कहा ना कि दक्षिण हरियाणा का हर विधायक सोचता है कि मेरे हरियाणा प्रदेश से ज़्यादा काम हो, कि अब के पहली बार वहाँ, उससे पहले इंडिपेंडेंट एमएलए था वहाँ, उतने काम नहीं हो पाए कांग्रेस के सरकार में, इसलिए लोग चाहते हैं कि मेरे काम ज़्यादा। उमेश जी भी चाहते हैं कि मेरे इलाके काम ज़्यादा, उतने काम नहीं हो पाते जितने वो उम्मीदें लगाते हैं। लेकिन आपकी जो सरकार है, भाजपा की हम बात कर रहे हैं, केंद्र की सरकार हो, यहाँ की सरकार हो, अब केंद्र में मंत्री हैं, पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो कह देते हैं कि मुख्यमंत्री साहब का जो कंट्रोल है वो अफसरों पे तो है पर मंत्री कंट्रोल में नहीं है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। सारे मंत्री मुख्यमंत्री जी के नीचे आते हैं, सारे मंत्री मुख्यमंत्री की बात मानते हैं। कोई ऐसा कोई पॉइंट आया होगा जो चौधरी वीरेंद्र सिंह को ना जची होगी, वो बता सकते हैं। मेरी निगाह में ऐसी कोई बात नहीं। अभी जो 2.5 साल हुए, आपने अपने इलाके में क्या काम किए एक विधायक के तौर पे, मंत्री के तौर पे? हमारे दक्षिण हरियाणा में बहुत दिनों से, जब से मैं राजनीति में एक मांग थी कि गुड़गांव में एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले 10 अप्रैल को मंजूर करी और इसी मई के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। अभी हमने कैबिनेट में उसको पास किया है और 4 तारीख को जो सदन बुला रहे हैं उसमें हम उसका बिल भी पास कर रहे हैं। दूसरा, बहुत दिनों से मांग थी गुड़गांव की, गुड़गांव का रेवेन्यू बाहर चंडीगढ़ आ जाता है। हमने जीएमडीए की मांग की, वो जीएमडीए बिल हमने कैबिनेट में पास कर दिया और 4 तारीख को उसका भी बिल हम पास करने जा रहे हैं। तो ये 2 गुड़गांव के लिए राहीरवाल की बड़ी उपलब्धियां हैं। ये उपलब्धि जो है, इसके लिए हम जो गुड़गांव की जनता है उसकी तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन वही गुड़गांव है जो वर्ल्ड के नक्शे पर है और हरियाणा के सबसे समृद्ध इलाकों में से है। वहाँ पर जाम लगा रहता है, पूरी रात जाम लगा रहता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्राकृतिक त्रासदी आ जाती है वहाँ पे तो लगता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, बच्चे वहाँ पे तड़पते रहते हैं। 12, 13, 14, 15 घंटे जाम लगा कि नहीं लगा? पिछले साल जाम लगा था हीरोंडा चौक पे, पानी बादशाहपुर ड्रेन में पानी आगे नहीं जा पाया था। बारिश ज्यादा हो गई थी, अगली बारिश होगी उसमें भी यही हाल होगा। अब हम उसका समाधान कर रहे हैं। और जो रोज की वहाँ बादशाहपुर ड्रेन में हमने जिन आदमियों की जमीनें पड़ती थी उनसे बातचीत कर ली है। तकरीबन 38 आदमी थे, उनसे फैसला कर लिया, उनको मुआवजा दे रहे हैं, उनको दूसरी जगह दे रहे हैं। जो उनकी मकान जो बने तो उसका भी हमने मुआवजा दे रहे हैं और निकट भविष्य में उनको वहां शिफ्ट कर देंगे। और जहां तक रोज जाम की बात है, मैं बताना चाहता हूं कि इतने सालों से हीरोंडा चौक जब से नए चार्ट बना तब बनना चाहिए था। हमारी सरकार आने के बाद शुरुआत इस साल खत्म होने जा रहा, 2-3 महीने बन के तैयार हो जाएगा। राजीव चौक, इफको चौक, सिग्नेचर टावर, खुद वहां से जा रहे थे कहीं पे, उन्होंने गाड़ी रोकी और दिखाया देखो ये कितनी गंदगी है। नहीं, वो शहर 5 सेक्टर में रोका था, मैंने भी देखा, मैं भी साथ था। गुड़गांव ही है, 5 सेक्टर में था जी। हाँ, कई जगह कूड़ा पड़ा होता है, लेकिन कमिश्नर ने माना कि यहाँ गंदगी हम साफ करवा देंगे। ऐसी कई बार हो जाती है त्रुटियां। लेकिन मैं कहना चाहूँ जाम में तीनों चौक, राजीव चौक, इफको चौक, सिग्नेचर टावर, 1000 करोड़ रुपए के टेंडर दिए। तो थोड़ा सा अव्यवस्था तो जब काम चल रहा है सिग्नल फ्री गुड़गांव को करने के लिए, उन तीनों चौकों पे काम चला। इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। की जनता है ना इस वक्त आपको देख रही है न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में, और जो मंत्री साहब हैं उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो और जो प्रदेश की जनता है उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं, उनके सवाल लेकर हम आएंगे एक बहुत ही छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह में है राव नरबीर सिंह। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। ये है चक्रव्यूह और आज चक्रव्यूह में हमारे साथ हैं राव नरबीर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद। शुक्रिया। पहले हम बात कर रहे थे गुड़गांव की, अब बात हम प्रदेश की करते हैं। प्रदेश में जो आपने घोषणा की थी कि जहाँ भी खड्डे हैं हम सारे खड्डे भर देंगे, एक व्हाट्सएप नंबर की भी आप बात कर रहे थे। मैसेज वैसे जाते हैं उसमें, क्या नंबर है? बहुत कम मैसेज आते हैं और उसका नंबर है 9999001316। ये हमने नंबर भी दिया है लोगों को। और मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रांत को बने हुए अब 50 साल हो गए।
नहीं, इसमें जो बहुत कम मैसेज आते हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि लोगों तकरीबन तक ये सड़कें नंबर ठीक हो नहीं रही पहुंचा या हो सड़कों सकता में है खड्डे हो नहीं है? सकता है नंबर ना भी पहुंचाओ, और सड़कों में गड्ढे भी कम हुए हैं, ना मात्र के गड्ढे रह गए। लेकिन जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है, वो जो रोड है स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, उनका डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है 3 साल का, और जो लिंक रोड होती है उनका होता है 4 साल का। तो तकरीबन बड़ी रोड हमने ठीक कर दी, लिंक रोड का अगली साल तक उनका डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड खत्म हो जाए, कि उसमें ठेकेदार की गारंटी होती है। आजकल कुछ वो सड़कों को लेकर ये भी चल रहा था ना कि जो नेशनल हाईवे हैं वो तो नेशनल हाईवे ही रहेंगे, लेकिन कुछ जो हाईवे उनके नाम बदल दें क्योंकि ठेकों की दूरी उससे दूर करनी होगी। नहीं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आई जब हरियाणा में 15 नेशनल हाईवे थे, जब से हरियाणा बना है, हमने 9 नेशनल हाईवे मंजूर करा दिए और 11 की प्रिंसिपल मंजूरी ले ली है, जिनकी डीपीआर तैयार होने लगी, यानी कि 20 नेशनल हाईवे हमारी सरकार में बनने जा रहे हैं। आपका जो गुड़गांव क्षेत्र है, ये हालांकि आपके डिपार्टमेंट से मैं अलग सवाल पूछ रहा हूँ, क्रांतिकारी लोगों का, पढ़े लिखे लोग हैं, और सिर्फ हरियाणा के ही लोग नहीं हैं, पूरे इंडिया से कुछ तो लोग विदेश के होंगे, वो आते हैं वहाँ पे। जो प्राइवेट स्कूल्स को लेकर है वो काफ़ी वहाँ पे धरने प्रदर्शन होते हैं। सरकार जिन चीज़ों को लागू करना चाहती है वो चीज़ें वहाँ पे लागू नहीं हो पाती हैं, क्या कहेंगे आप? गुड़गांव एक एजुकेशन हब बन गया और मेडिकल का हब बन गया। बहुत बड़े बड़े स्कूल आ गए गुड़गांव में, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए। ठीक है कि उन्होंने अपनी कीमतें बढ़ाई, लेकिन सरकार जितना दबाव दे सकती है, जितनी कोशिश कर सकती है, वो कर रही है। वो कोशिशें कामयाब होती दिखाई नहीं देती। नहीं, बहुत सी हो जाती है, कुछ नहीं भी हो पाती, ये ठीक बात है। क्योंकि शिक्षा मंत्री भी हंसी मजाक में ही सही, रामविलास शर्मा जी बयान दे जाते हैं कभी कभी कि भाई थोड़ा सा तो इन स्कूल वालों को भी कमा खान दो। हाँ, नहीं, रामविलास जी से डेपुटेशन मिलते हैं और वो अपनी पूरी जितनी निष्ठा से कर सकते हैं उतनी कोशिश करते हैं, लेकिन कई स्कूलों में ऐसी मनमानी चल रही है अभी। गुड़गांव जैसे हमने शुरुआत की थी, दक्षिण हरियाणा, ये मनोहर लाल खट्टर साहब की जो ईमानदार सरकार है उसमें कलह का कारण बना हुआ है। मनोहर लाल जी की ईमानदार सरकार है, मनोहर लाल जी के साथ सारे विधायक मनोहर लाल जी के साथ हैं। कुछ विधायक हो सकता है जो बात कहते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ सब संतुष्ट हो। देखिए, पहले 16 विधायक यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, आज तो नहीं है। कैमरा के सामने आकर बयान दे रहे थे कि यहाँ पर हमारी कोई पूछ नहीं है। कैमरा तो आपका भी, आज आप करो। हाँ, अब तो नहीं है। आज क्या, अभी उमेश अग्रवाल के घर में जब उनके भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया तो 6 विधायक आए वहाँ पे। 16 तो नहीं थे। उन्होंने कहा बाकी कुछ बाहर गए हुए थे क्योंकि वो अनप्लान था। चलो बाग आज जब दिखा देना, ऐसा नहीं है। आगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं, मुख्यमंत्री सबकी बात मानते हैं, किसी का कोई निजी काम नहीं हो पाता, थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जब विधायक स्तर का कहे कि मैं मुख्यमंत्री से बात नहीं करूंगा, मैं आला कमान में बात करूंगा, तो उसके मायने तो निकलते हैं। वो उसकी अपनी मर्जी की बात हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बौखलाहट है, पहले भी हमने ये सवाल किया, ये खाली भाजपा के विधायकों की हम बात नहीं कर रहे हैं। मुकेश जी, हर राजकाज में जब भी कोई मुख्यमंत्री रहा है, 2-4 विधायक तो सबसे नाराज रहे। किसी का समय उठा के देख लीजिए, चाहे वो चौधरी देवीलाल का था, बंसीलाल जी का, चाहे वो भजन लाल जी का था, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी का था, या कोई और मुख्यमंत्री रहा हो, राव साहब एक बात मैं पूछना चाहता हूं। संतुष्ट तो कोई भी, भगवान भी जब इस धरती पे जन्म लिया तब भी नहीं कर पाया होगा। आप तो जैसे किसी का निजी एजेंडा कोई मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर सकता। पुराने राजनीतिक परिवार के लोग हैं। अभी आपकी जो दादाजी की जमीन बिकी, मुआवजा जो मिला वो 21 करोड़ का मिल गया जी। लेकिन बहुत सारे विधायक तो ऐसे होंगे ना जो अपने पैसे से चुनाव लड़के आए हैं जी। कितना खर्चा हो जाता है आजकल चुनाव में, अगर हम कहें तो? मेरा ये मानना है कि तकरीबन लोग लड़ा देते हैं, यदि उसकी शख्सियत और जीतने लायक है तो लोग ही दे देते हैं। चंदा लोग आज एमएलए हरियाणा में बन जाता है, घर से पैसा नहीं लगता। तो घर से पैसा नहीं लगता तो फिर ये बौखलाहट क्यों है? ये तो वही बता सकते हैं। अब जब 2 साल किसी बाद न किसी रूप में कहीं ना कहीं तो आदमी को संतुष्टि करनी पड़ेगी। अब हम मान लें कि 2 साल का लॉक इन पीरियड लेके चलें, अगर लोकसभा के साथ होते हैं तो अब जो सरकार है आपकी रिपीट करेगी? कहाँ रिपीट नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे छोटे हो रहे हैं चाहे बड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और हरियाणा में भी जब भी चुनाव होंगे भाजपा की दोबारा सरकार बनेगी। क्यों चुने लोग आपको 2 साल के बाद? क्यों ना, हमने और सरकार से अच्छा राज दिया है। जैसे हमने कोई भी काम देख लीजिए, बताइए। सड़कों के मामले में मेरे पास लोक निर्माण विभाग है, सड़क है मेरे पास। मैं कह सकता हूं दावे से कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2-3 जिलों में सड़कें अच्छी थी। कितने किलोमीटर सड़क बना दी आपने? तकरीबन 11,000 किलोमीटर हमने सड़कें नहीं कर दी 2.5 साल में? जी, 2.5 साल। बिल्कुल नई सड़कें या मरम्मत की? मरम्मत की हमने। नई सड़कें कम बनाई क्योंकि इतने गड्ढे थे पुरानी सड़कों पे, हमने नई करी है। और इस साल हमने तकरीबन 1550 करोड़ रुपए का भी मैं वर्क प्रोग्राम लागू करने जा रहा हूँ 10-5 दिन में। और 1000 करोड़ जो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी है उसको लागू कर रहे हैं। 2500 करोड़ रुपए की नई सड़कें बना रहे हैं अभी।
ये जो गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी है जी, इसको लेकर आज की तारीख में आपके क्या विचार हैं? नहीं, इसका बिल 4 तारीख को पेश हो रहा है और ये बिल पास हो जाएगा और जीएमडीए का गठन गुड़गांव हो जाएगा। क्या क्या फायदे हो जाएंगे उससे? मेरा ये मानना है कि गुड़गांव के काम जो यहाँ चंडीगढ़ आया करते वो चंडीगढ़ नहीं आएंगे, हमारा रेवेन्यू वहीं गुड़गांव में मिल जाएगा और जो काम 1 महीने में हुआ करता है वो 1 हफ्ते में हो जाएगा। एक बात आपके बारे में ये कहा जाती है कि राव नरबीर सिंह हैं वो स्पष्टवादी हैं, जी, बात स्पष्ट तौर पे कह देते हैं। जो कार्यकर्ता आपके पास आते हैं उनकी अक्सर शिकायत ये रहती है कि अफसर हमारी नहीं सुन रहे हैं। जी, क्या किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं, अफसर सुनते हैं, कुछ अफसर नहीं भी सुनते, उनको धमकाया भी जाता है कि भाई इनका काम करो, लेकिन जो जायज़ काम होता है वो अफसर तकरीबन कर देते हैं। लेकिन जो आपकी मीटिंग्स होती हैं, जी, जगह जगह मंथन आपकी पार्टी करती है, कभी पार्टी लेवल पे, कभी विधायकों का, कभी मंत्रियों का, उसमें जो शिकायत मिलती है, जो अंदर से खबर निकल कर आती है, उसमें जो आपके मंत्री हों, विधायक हों, आम कार्यकर्ता हों, वो कह रहे जी सरकार तो ठीक है, ईमानदार है, लेकिन जायज़ काम भी नहीं हो रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कोई काम नहीं मेरे जिले के अंदर कि जो कोई पार्टी का पदाधिकारी नरवीर सिंह के पास आया और वो काम ना हुआ। पिछली सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में तकरीबन सब जायज काम हो जाते थे। उसको सीएलयू की सरकार भी कहते थे आप लोग। अभी क्या सीएलयू बंद हो गए? सीएलयू अभी चले, जायज सीएलयू देते। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में लोगों ने कितने आरोपित लगाए। तो वो जो सरकार थी उसमें तो आप कह रहे थे कि जो सीएलयू की सरकार है, लेकिन अब आप जो दे रहे हैं वो जायज़ है आपकी निगाह में? हाँ, बिल्कुल जायज़ है। आपकी सरकार पे एक आरोप और लगता है, आप लोग पोलराइजेशन करते हैं वोट्स की। अब यहाँ पर हरियाणा में हिंदू मुसलमान का तो पोलराइजेशन हो नहीं सकती, आपने जाट और नॉन जाट को पोलराइज कर दिया वोट बैंक। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है जी। ये देखने को मिला अभी। कहाँ की जगह मिला बताइए? हरियाणा जला पूरा का पूरा। नहीं, वो उन्होंने किया होगा, हमने सरकार की तरफ से कोई ऐसा कोई नहीं कि भाई ये जाट है, ये नॉन जाट है, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करते। अभी भी जो आपके मंत्रीगण हैं, बड़े बड़े नेता हैं, एमपी साहब की जैसे हम बात करें, राजकुमार सैनी साहब, वो बयान देते रहते। राजकुमार जी की अपनी सोच है। हमने केंद्र में पहली बार चौधरी वीरेंद्र सिंह को कैबिनेट का दर्जा दे रखा है, यहाँ 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ऐसी बात नहीं। एमपी बने हुए हैं और उनका पूरा सरकार में उनका हिस्सा है। एमपी अश्विनी चोपड़ा साहब हैं जी, वो भी लगातार यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो अच्छे हैं लेकिन साथ में जो चौकड़ी है वो खराब है। उनकी सोच होगी। वो क्यों कहते हैं ऐसा? मतलब उनको उनकी विद ड्यू रिस्पेक्ट स्थान नहीं मिल पाता? मैं ये मानता हूँ कि अश्विनी चोपड़ा जी पहली बार चुन कर आए, उससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा। वो अपनी कार्यशैली के अपने आप में वो सोचते होंगे उनकी कि जब पहले वो पंजाब केसरी के मालिक हैं कि मेरी सब कुछ चलती है। प्रजातंत्र में ऐसा संभव नहीं है। एक और हम नाम बताते हैं, हमारे परम मित्र हैं अनिल विज साहब, वो भी गाहे बगाहे कोई ना कोई तीर ऐसा छोड़ ही देते हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को या मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। नहीं, ऐसी बात है। अनिल विज जी कई बार विधायक रह चुके, मंत्री वो पहली बार बने, मेरे से सीनियर मिनिस्टर हैं। उनकी बात जो भी वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी बड़े ध्यान से सुनते हैं, उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई क्योंकि आप यंगेस्ट होम मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के जी। ये जो सरकार आई इसमें इसको बार बार एक फैसला लेने के बाद बैकफुट पे जाना पड़ता है। आप कहें तो 4-5 एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे रोहतक की हम बात करें तो रोहतक में 2 लड़कियों का बस में वीडियो वायरल हुआ कि वो लड़कों को पीट रही हैं, उसको इनाम दे दिया लेकिन फिर बाद में वापस लेना पड़ा। जाट आंदोलन को लेकर लगातार जो सरकार बातचीत कर रही थी उसमें बैकफुट पे आना पड़ा कि पहले आगे गए और फिर वापस हट गए। ऐसा क्यों? प्रजातांत्रिक प्रणाली में कई बार समाज के लोगों की माननी भी पड़ती है, इसलिए आना पड़ता है। तो वो जो आप जल्दबाजी दिखाते हैं वो वाकई क्या अभी तक भी समय के हालात अनुसार कार्रवाई की जाती है? नहीं, उसमें जो आरोप ये लगते रहे आपकी सरकार पे, हालांकि अब तो पुरानी सरकार हो गई, 2.5 साल पुरानी। 2.5 साल पुरानी हो गई। तो अनुभवहीनता वो ज़्यादा नहीं, अब अनुभवहीनता नहीं है। कई बार सरकार में मैंने कहा ना कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में कई बार फैसले जनता के हित के अनुसार बदले भी जाते हैं। आपकी सरकार पे जो दूसरा बड़ा आरोप लगता है वो ये लगता है कि ये बदला बदली की सरकार है, बदला बदली ऑफिसर्स की। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, एचसीएस ऑफिसर टिकने नहीं देते आप। उनका जो बस्ता है पीठ पे ही रहता है, जैसे ही बस्ता नीचे रखते हैं उनकी बदली फिर हो जाती है। पिछली सरकार कई अधिकारी तो ऐसे हैं कि या 2.5 साल में 9 से 10 ट्रांसफर ले चुके हैं। पिछली सरकारों का रिकॉर्ड देख लो, उतनी बार ही वो बदले गए होंगे। पिछली सरकार ने जितने 10 साल में नहीं किए उससे ज्यादा का आंकड़ा तो आपका 2.5 साल में हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ऐसी है। मुझे नहीं लगता। उसके पीछे क्या रणनीति क्या है? मतलब अफसरों को बदल के बदला क्यों जाता है इतना जल्दी? हर सरकार में ऐसे बदली होती है जो अच्छा कर्मचारी नहीं कि वहाँ उस लायक नहीं तो उसको सरकार बदलती है। और जिन अफसरों को हमने हीरो बनाया था आपने,
ऑपोजिशन में रहते हुए, वो ऑफिसर्स का हाल आज भी वही है जो कांग्रेस की सरकार में था। चाहे बात आप अशोक खेमका की कर लें, प्रदीप कासनी की कर लें, कोई मूर्तियां साफ कर रहा है, किसी को ऑफिस नहीं मिल रहा है। क्या वो काम नहीं है? नहीं, वो काम है। वो तो वो तो तब तो काबिलियत बहुत ज़्यादा दिख रही थी, तब तो ऐसा नहीं वो भी तकरीबन आप लोगों ने, मीडिया ने बनाई थी काबिलियत। नहीं, वो आपके मंत्री भी उनके पक्ष में आकर धरना देते थे। धरना अपने समय की बात थी, आज समय में सरकार के अनुसार काम लेते हैं। पीडब्ल्यू और थोड़ा हटकर करते हैं, क्योंकि आप अभी ऐसे मंत्री हैं हरियाणा के, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, जब आप पहले इंटरव्यू में आए थे तो सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है जी। तो अभी तक तो आप पे कोई ऐसा आरोप लगा नहीं है, इसलिए हम दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी हम बात कर रहे हैं। जी। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ मेरे पर आरोप लगेगा भी नहीं। हाँ, क्यों? मैं पहला एक मिनिस्टर से आज तक ठेकेदारों से भी नहीं मिला हूँ, मैं काम से काम रखता हूँ। लेकिन आपके बारे में तो ये कहा जाता है दबंग है, उनका फोन कर दें या आंख के इशारे से ही राव नरबीर सिंह ने जो कह दिया वो होगा। मेरे को जब खुद ये तसल्ली हो जाएगी ये काम ठीक होगा, पूरा देख के भाड़ के जब टेलीफोन करता हूँ तो फिर मैं ये सोचता हूँ फिर वो काम होना चाहिए। तो जब नहीं होता तो आप अच्छा खासा डांट लगा देते हैं या हाँ, दबंग डांट भी लगाता हूँ। हाँ, तो डांट के बाद हो जाता है काम? हो जाता है। अभी जो आपकी सरकार है, खट्टर साहब की सरकार है, इसको अगर 10 में से हम नंबर दें तो कितने देंगे सरकार को? तकरीबन 10 में से 9-10 नंबर देने चाहिए आपने। और मुख्यमंत्री साहब को? मुख्यमंत्री तो पूरे, ऐसा मुख्यमंत्री आज तक प्रदेश में इतना ईमानदार और काम करने वाला नहीं आया। डिसीजन मेकिंग में डिसीजन भी लेते हैं बहुत, लेकिन मैंने कहा प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक बड़ी पार्टी है, उनकी सादगी को लेकर, उनकी ईमानदारी को लेकर हमें कोई शक शुबा नहीं है। हम डिसीजन मेकिंग में 10 में से ना डिसीजन वो ठीक लेते, लेकिन मैंने कहा ना कि बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कई बार प्रजातांत्रिक प्रणाली में दूसरों की बात भी माननी पड़ती। कई बार ये जो प्रजातांत्रिक पार्टी है ये चंडीगढ़ के साथ साथ दिल्ली से भी पैरेलल चल रही होती है। कभी संघ चला रहा होता है, कभी राज्य के जो आपके प्रभारी नहीं, संघ नहीं चलाता, सेंटर के मिनिस्टर भी कई बार अपनी बात कहते हैं, बात कहना भी चाहिए। हाँ, कभी अनिल जैन साहब हमारे एमपी भी हैं, वो भी एक सरकार का हिस्सा होते हैं, वो भी कहते हैं कई बार अपनी बात, और मुख्यमंत्री उनकी बात को मानते भी। अनिल जैन साहब भी आ जाते हैं कभी कभी, हमारे प्रभारी है, बिल्कुल वो संगठन के हिसाब से, सरकार में उनकी दखलंदाजी, लेकिन संगठन में उनका पूरा दखल होता है। अब जैसे आखिर में हम कहें कि आप अपने डिपार्टमेंट की और सरकार की चलते चलते अगर 3 बड़ी उपलब्धियां आप गिनवा दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने हरियाणा बना 50 साल हो गए, अब स्वर्ण जयंती वर्ष 48 साल, जो 2 साल पहले हमारी सरकार आई, 2.5 साल पहले 15 नेशनल हाईवे थे, हमने 9 नेशनल हाईवे मंजूर करा लिए, 11 की डीपीआर तैयार हो रही है, 20 नेशनल हाईवे और बन जाएंगे। और किसी भी प्रदेश की तरक्की देखनी हो तो सबसे पहले सड़क से देखी जाती है, तो आपको सड़कें हरियाणा में अच्छी मिलेंगी। तो नई सड़कें कितनी मिल जाएंगी हमें, क्योंकि आप तो पुरानी वालों की रिपेयर करवा रहे हैं? जी, नई सड़कें, नेशनल हाईवे नए चौड़े बन रहे, हरियाणा में नई सड़कों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इन पुरानी सड़कों की हम चौड़ी कर दें, 2 लाइन वालों की 4 लाइन कर दें। और दूसरी उपलब्धि जितने भी ये क्रॉसिंग पे ये पुल बनने हैं, रेलवे क्रॉसिंग पे 2020 तक हम सारे क्रॉसिंग खत्म कर देंगे, सब पे पुल बना देंगे। और हमने हरियाणा में अब 30 हमने ROB RUB बना दिए, 25 पर काम चल रहा है, और 54 में अगले साल तक काम शुरू हो जाएगा। तीसरी उपलब्धि तो रोड के बारे में मैं कह सकता हूँ कि रोड हमारे अच्छे बन रहे हैं, और एक हमने नया नेशनल वो रोड भी बनाया हमने ग्रीन टेक्नोलॉजी के आधार पर, एक हांसी में 5 किलोमीटर का नया रोड बनाया, उसमें हमने कम से कम पत्थर का इस्तेमाल किया है, वो तकरीबन वो सड़क 5 किलोमीटर की तैयार हो जाएगी। तो राव नरबीर सिंह को आपने सुना। राव नरबीर सिंह एक ईमानदार लेकिन दबंग किस्म के नेता माने जाते हैं, और बहुत छोटी उम्र से पॉलिटिक्स में हैं, और इनके जो परिवारजन हैं वो भी राजनीति में रहे। और आज चक्रव्यूह में इतने जो सवाल हमने इनसे पूछे आपके बिहाफ पर, उन सवालात का इन्होंने कितनी ईमानदारी से जवाब दिया, और कहाँ ये अपने जो राजनीतिक तजुर्बे से उन सवालों को बड़ी सफाई से टाल गए, इसका फैसला हमेशा की तरह आप करेंगे, क्योंकि आपने इन्हें कुर्सी पर बैठाया। बहरहाल आप चक्रव्यूह में आए, अपने कीमती समय में से समय निकाला, हमसे बातचीत की, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपके और आपकी सरकार के साथ हैं। शुक्रिया। बहरहाल चक्रव्यूह को तो हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में लगातार जारी है।